कि तुमने कॉमर्स तो ले लिया, अब 80 आउट ऑफ 80 बोर्ड्स में ला पाना इम्पॉसिबल है, या फिर हाफ ईयरली में किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि तुम बीएसटी में आराम से 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहली चीज तो पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पर पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है तुम्हारे माइंडसेट पे। जो ये तुम सोच लेते हो ना कि एग्जाम से 10 दिन पहले 15 दिन पहले पूरी बीएसटी लेकर बैठेंगे, पासिंग मार्क्स जितनी तो आ ही जाएगी, या फिर थोड़े बहुत मार्क्स तो आ जाएंगे। जब पहले से ही सोच के रखा है कि पासिंग मार्क्स आएंगे या फिर थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो कहाँ से आएंगे 80 आउट ऑफ 80? तो इसके लिए तुम्हें कुछ चीजें क्या करनी पड़ेंगी? अवॉइड करनी पड़ेंगी, एंड कुछ चीजों को कंप्लीटली फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो क्या करना है वो भी मैं बता दूंगी, अवॉइड क्या करना है वो भी मैं बता रही हूँ। अवॉइड में सबसे पहले तो अपनी ये वाले माइंडसेट को अवॉइड करो कि एग्जाम से कुछ दिन पहले वाले, और फॉलो में इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएंगी कि बीएसटी को कैसे पढ़ना है, किस तरह से आंसर्स रिप्रेजेंट करने हैं, सब कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में ना तुम्हारे लिए इसे मतलब तुम्हारी जो एनसीईआरटी होती है बीएसटी में, उसे क्या बोला गया है? बाइबल। बाइबल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी बुक जो आपके लिए क्या है? मस्ट है। अब देखो होता क्या है, तुम क्या करते हो? एनसीईआरटी बस खोल के बैठ जाते हो, तुम्हें समझ में आता ही नहीं है। सबसे पहले एनसीईआरटी को क्या करो? रीड करो, ठीक है? मैं जब रीड कर रही हूं तभी मुझे क्या करना है? कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, यानी समझो टर्म्स को कि एग्जैक्टली ये टर्म है क्या, लेक्चर्स देखो, उस पे एक्सप्लेनेशन लो, ठीक है? उसके बाद क्या करना है आपको? अगेन एक रीडिंग देनी है। जब ये तुम सेकंड रीडिंग दोगे ना अपनी एनसीईआरटी बुक की, तब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर, कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर हो गया कोई आपके लिए। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? क्रिस्टल क्लैरिटी मिलेगी अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके। पहले तुम टर्म से फ्रेंडली हुए, उसके बाद तुमने उसका एक्सप्लेनेशन देखा, उसके बाद तुमने उसको क्या कर लिया? 100% कंप्लीट। तो एनसीईआरटी की क्या करनी है? 2 रीडिंग्स तो मस्ट है, और आप सबको अच्छे से पता होगा बोर्ड एग्जाम हो या फिर सीयूईटी एग्जाम, एनसीईआरटी की लाइंस एकदम लाइक सेम टू सेम उठा के कहाँ दी जाती है? आपके एग्जाम्स में दी जाती है, स्पेशली बीएसटी में। फिर आता है मास्टर एवरी डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड। ये ना क्लास 10th नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग बना के लिख दिया तो काम चलेगा। यहाँ पर कुछ चीजों पे तुम्हें डेफिनेशन एज इट इज लिखनी होगी। मैं ये नहीं कहती कि इज एम आर सब सेम लिखो, बट कोर आइडिया क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए। तो जब भी पढ़ो तब डेफिनेशंस को क्या करो? साइड में नोट करते चलो, साथ ही साथ उसको जब एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो उसे क्या कर लो आप? हाईलाइट, ताकि तुम्हें याद रहे। उसके अपार्ट आपको क्या करना है कि ये जो तुम रट्टाफिकेशन पे फोकस करते हो ना, तुम लोग तो पूरे पूरे आंसर्स रट रहे होते हो, वो तो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। यानी हमेशा चीजों की एक्सप्लेनेशन पे क्या करो? ज्यादा फोकस रखो। जब चीजें तुम्हारे एक्सप्लेनेशन में रहेंगी, यानी तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ना, तो तुम्हें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आंसर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेमोराइज क्या करना है? डेफिनेशंस को करना है, और डेफिनेशंस भी तभी रहेंगी जब तुम्हारे पास क्या होगी? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी। फिर आता है मेक 1 पेज रिविजन शीट फॉर एवरी चैप्टर। अब देखो होता क्या है, हम क्या पढ़ते हैं बीएसटी के फर्स्ट पार्ट में? 5 फंक्शंस। अब ये 5 फंक्शंस के ना तुम्हें इंपॉर्टेंस, फीचर्स सब क्या लगने लग जाते हैं? सेम लगते हैं। कभी कभी तो मैरिट डीमेरिट्स भी सबके तुम्हारे लिए सेम हो जाते हैं। प्रोसेस में तुम्हें कंफ्यूजन होती है, करते हो ना अगर इस बात पे? तो इसका बेटर सॉल्यूशन पता है क्या है? कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, टीचर के नोट्स देखो, टीचर के नोट्स को फॉलो करो, वेल एंड गुड, बट खुद की क्या बनाओ? एक शीट बनाओ। उस शीट में माइंड मैप के थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करके रखो, ताकि जब भी तुम पढ़ने बैठो तो तुम्हारा रिवीजन भी हो सके। प्लस जब तुम माइंड मैप्स बना रहे होगे ना, तो चीजें तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में क्या होती हैं? स्टोर हो रही होती है। तो माइंड मैप्स क्या है तुम्हारे लिए? मस्ट है। अब जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आगे जाके पढ़ोगे, इतने सारे फैक्टर्स है, समझ में आएंगे ही नहीं तुम्हें। तो बेटर क्या है? माइंड मैप्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, अपनी रिवीजन शीट बना के रखो। चलो एक पेज नहीं बना समझ में आता, 2 पेज तक में क्या करो? एक एक चैप्टर को कंप्लीट करो। वो इंस्टेंट रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। और मैंने बोला ना, बैक ऑफ द माइंड में जब चीजें आ जाती हैं तो वो एग्जाम वाले दिन ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स बनने लग जाएंगे। इसके बाद
मतलब इसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक तो तुम वैसे खरीदते तक नहीं हो, बट एनसीईआरटी का पीडीएफ आपका ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके अपार्ट अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहते हो तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ पीडीएफ, अगर तुमसे खुद से नहीं होता। तो जब एनसीईआरटी बुक लोगे या पीडीएफ देखोगे ना, तो उसके बैक में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी की क्या करनी है, बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है हर एक चैप्टर की, ये मिस मत करना। कई बार एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं प्रैक्टिस केस स्टडीज डेली। मैं ये नहीं कह रही कि बड़ी बड़ी केस स्टडीज लेके 10-10 सॉल्व करने बैठो, एक केस स्टडी तो हम दिन की कर ही सकते हैं ना मिनिमम। और जिस दिन बीएसटी पढ़ने बैठो, मैंने बोल भी रखा है तुम लोगों को कि सैटरडे एंड संडे क्या होना चाहिए आपका, बीएसटी डे। तो जब ये आपका बीएसटी डे हो पढ़ने का, ठीक है, तो इस दिन क्या करो आप, बीएसटी के ऑलमोस्ट 5 to 10 केस स्टडी सॉल्व करो। और ये जो एक मिनिमम केस स्टडी है ना, वो हो सके तो पीवाईक्यूज वाली सॉल्व किया करो। उससे क्या होगा, एक एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का कहीं ना कहीं हो रहा होगा। नहीं हो पाता तो इस टाइम पे बैक एक्सरसाइज के साथ साथ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस क्या करना, स्टार्ट कर देना। अब आता है यूज द पी फॉर्मूला इन एवरी आंसर। पी का मतलब क्या हुआ, पी का मतलब हो गया पॉइंट, ई का मतलब क्या हो गया यहां पर, एक्सप्लेनेशन, और दूसरे ई का मतलब क्या हुआ यहां पर हमारे लिए, दूसरे ई का मतलब हुआ एग्जाम्पल। तो जब भी क्या करो, कोई आंसर लिखो ना, तो सबसे पहले क्या पॉइंट आउट करना है आपको, हेडिंग। सपोज मेरे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन लिखा, फिर उसको मैंने एक्सप्लेन किया 2 से 3 लाइन में, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। उसके बाद मैंने उसका एक एग्जाम्पल लिख दिया, तो एग्जामिनर को लगेगा कि यार कितना परफेक्ट आंसर दिया इसने, तो वो वहीं पे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अब जहां पर एग्जाम्पल नहीं है और केस स्टडी है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, लाइन कोड कर दो कि मुझे इस लाइन से क्या मिला है, इस क्वेश्चन का आंसर मिला है, ठीक है। और अगला आता है मेंटेन एन एरर बुक। अब ये एरर बुक होती क्या है, देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था, बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तुम्हें, इसके साथ साथ क्या करना है बताओ, इसके साथ साथ आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है एक, एटलीस्ट किसकी, पीवाईक्यूज की। एक चीज याद रखना, पीवाईक्यूज को लास्ट के लिए मत छोड़ना, अभी ही चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज पे क्या कर जाओ, शिफ्ट कर जाओ तुम सब। तो बैक एक्सरसाइज करनी है, केस स्टडीज करनी है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं पीवाईक्यूज के। तो जब तुम ये सब कर रहे होगे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा या फिर तुम्हें हर एक क्वेश्चन तुम्हारे हो ही जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही होगी। हो सकता है तुम्हें कॉन्सेप्ट आ रहा हो पर तुम आंसर गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए ना तुम्हें क्या बनानी है, अपनी ये एरर नोटबुक। ये जो एरर नोटबुक होगी, इसमें आप क्या करोगे, अपनी मिस्टेक को लिखोगे कि हाँ ठीक है, मैंने जब फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस किए, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के मान लो मैंने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से 3 क्वेश्चन मेरे किस टॉपिक से थे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे ना, मान लो मैंने ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जब क्वेश्चंस किए, तो मुझे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस क्या नहीं हो रहे थे, आ नहीं रहे थे। तो अब मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेरा सबसे वीकेस्ट टॉपिक कौन सा है। तो अब जब मैं अगली बार रिवीजन करने बैठूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट को रिवाइज करूं। जब भी कोई चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसका रिविजन करना है। सपोज मान लेते हैं 15 को क्या है मेरा, संडे, ठीक है, इस संडे को मैंने कंप्लीट किया है मेरे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स, क्लियर। अब क्या होगा, अगले सैटरडे को जब मैं स्टार्ट करने जाऊं, यानी हमारा 3rd और 4th चैप्टर, तो उसमें 1 घंटा क्या करूं, पहले मैं 1 घंटा मैं मेरे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स को दूं, उसके बाद हमारे न्यू चैप्टर्स को मैं स्टार्ट करूं। तो रिवीजन करते रहना, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो चीजों को तुम बहुत ज्यादा जल्दी क्या हो जाओगे, भूल जाओगे।
और अगर तुम साथ साथ CUET एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो NCERT तुम्हारे लिए मतलब लाइक इट इज लाइक कि ब्लेसिंग की तरह काम करने वाली है BST में। तो NCERT को भी फॉलो करना है और रिवीजन को क्या करते रहना है, करते रहना। साथ ही साथ केस स्टडीज अभी से सॉल्व करने की हैबिट डेवलप कर लोगे तो लास्ट मोमेंट पे तुम्हें इन पे पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है अपने BST एग्जाम मतलब लाइक BST सब्जेक्ट में 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए। अब अगर बात की जाए प्रिपरेशन की कि हम प्रिपरेशन कैसे करें हमारे एग्जाम की, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो इन सारी प्रॉब्लम का तुम्हारे लिए मेरे पास एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है और वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा आधार बैच। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो। हम ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, UG PG CUET 11 12 एंड कॉमर्स दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्या करना है, CUET कॉमर्स दिया है, इसमें हम थोड़ा नीचे जाएंगे व्यू ऑल करके, तुम्हारे लिए लिंक दिया है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका लिंक मेंशन होगा। ये है हमारा क्या, आधार बैच। इसे हमने क्लिक किया, फिर हमें बाय नाउ पे जाना है और कोड क्या यूज करना है, AD50। अब AD50 कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ क्या मिलेगी, गारंटीड मेंटोरशिप। ये जो आधार बैच है यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज PYQs प्लस आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वो भी हर एक सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, BST सबकी मिलेगी। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे तो सारे सब्जेक्ट ठीक है, मुझे बस अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम है या मैथमेटिक्स में, तो उसके बैचेस सेपरेटली भी क्या है, आधार बैच के दिए हुए। और आपका ड्रीम है भाई कि मुझे तो 12th के साथ साथ मेरे CUET एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आप महापैक्ट में क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। अगेन उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग, जल्द से जल्द एनरोल करो ताकि तुम्हारा ये जो 80 आउट ऑफ 80 का ड्रीम है ना, सिर्फ BST में ही नहीं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, अगर तुमने ऑप्शनल में मैथमेटिक्स भी लिया है तो सब में तुम क्या कर सको, फुलफिल कर सको। और एनरोल कैसे करना है वो बता दिया है, प्लस कोड यूज कर लेना AD50, मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस गारंटीड मेंटोरशिप के लिए। बाय बाय, गुड लक।